Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of December 2020। तो 12 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले जिसको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करने में कोई शर्म नहीं है ना। 1 पर्सन 1 लाइक वाला कंसेप्ट लगाओ। अगर 5,000 6,000 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 2,000 3,000 लाइक्स तो हो ही सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड। प्लीज़ डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस विद द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, नो ऑफसेट विल बी एप्लीकेबल इन केसेस प्रोग्रेस्ड थ्रू द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, लीजिंग इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू कैटेगरी फॉर द एक्विजिशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बाय एंड मेक एक्विजिशन कैटेगरीज। तो बाय एंड मेक कैटेगरीज के अलावा एक लीजिंग कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हुई है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही। पहला स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन हेनले लद्दाख। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज रिमोटली ऑपरेटेड यूजिंग अ डेडिकेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शंस आर, पहला पाक स्ट्रेट श्रीलंका, दूसरा बाबिल मंडेब स्ट्रेट यमन, तीसरा मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया। तो इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है आपको बताना है। 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नीचे आप जरूर इसको अटेम्प्ट करेगा। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। आप अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। आगे मूव करते हैं। आज जो कोट ऑफ द डे मैंने लिया है वो लिया है विक्टर ई फ्रैंकल का कोट फ्रॉम मैन सर्च फॉर मीनिंग। जो बुक है उसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, एंड विक्टर ई फ्रैंकल का कोट है, द वन थिंग दैट यू कांट टेक अवे फ्रॉम मी इज द वे आई चूज टू रिस्पॉन्ड to what you do to me. Now this is a very very good quote, very good quote for life, that कि one thing जो आपके पास हमेशा रहती है किसी भी circumstance में, वो ये है कि how you respond to that circumstance, that is completely your free will। कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ क्या करता है, it will affect everything except for the fact that what you do in response to that thing, ठीक है ना। तो आप उस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में क्या करते हो, इट इज कंप्लीटली योर ओन फ्रीडम एंड योर ओन एटीट्यूड विल डिटरमाइन कि व्हाट यू विल डू, ठीक है ना। तो आपका एटीट्यूड बताता है कि उस कंडीशन में क्या आप करोगे। तो कठिन से कठिन परिस्थिति में व्हाट रिस्पॉन्स यू गिव टू दैट सर्कमस्टेंस इज कंप्लीटली योर फ्री विल। और जो कठिन परिस्थिति है हो सकता है वो आपकी हर चीज को इफेक्ट कर रही हो, लेकिन वो एक चीज को इफेक्ट नहीं कर सकती कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट, द फ्रीडम इन चूजिंग योर रिस्पॉन्स। सो योर रिस्पॉन्स विल बी योर कंप्लीट फ्री विल। आप उसमें दुखी होना चाहते हो, आप उस सिचुएशन से लड़ना चाहते हो, आप उसको फेस करना चाहते हो, आप उसको चेंज करना चाहते हो, इट विल ऑल बी योर ओन फ्री विल, इट विल ऑल बी योर ओन एटीट्यूड that will determine your response. So that is the thing, the one thing that you can't away from me is the way I choose to respond to what you do to me। तुम क्या मेरे साथ कर रहे हो, इसमें एक चीज तुम मेरे से नहीं ले सकते, वो है मेरा फ्रीडम टू चूज व्हाट इज माई रिस्पॉन्स, है ना। द लास्ट ऑफ वंस फ्रीडम इज टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सर्कमस्टेंस। आप अपना एटीट्यूड चूज करते हो किसी भी गिवन सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते समय। सो दिस इज द कोट बाय विक्टर ई फ्रैंकल बाय द बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड आई होप यू विल अप्लाई दिस इन योर लाइफ एज वेल। आगे मूव करते हैं आज के मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज में। आज जो मैप मैंने लिया है वो है सेंट्रल अमेरिका का मैप। सेंट्रल अमेरिका बेसिकली क्या होता है, देखो क्या होता है कि ऊपर आपका है नॉर्थ अमेरिका, नीचे आपका है साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में मैक्सिको से लेकर के जो स्थमस ऑफ पनामा के होते हुए 2-3 मतलब सदर्न बाउंड्री कोलंबिया वाली लाई करती है, इनके बीच का जो पार्ट है वो आपका सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका, ये भी याद रखिएगा। लैटिन अमेरिका बेसिकली एक लिंग्विस्टिक टर्म है कि जहां पर वो लैटिन स्पीक बोलने वाले लोग जहां जहां फैले वो लैटिन अमेरिका था, है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि लैटिन अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका। तो अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है ये एक बार देख लेते हैं, और यहां पे आसपास कौन से फीचर्स हैं ये देख लेते हैं।
ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो नदर्न साइड में इसकी बाउंड्री है वो मेक्सिको बॉर्डर से लगती है। मेक्सिको इज द नदर्न बाउंड्री फॉर द सेंट्रल अमेरिका, याद रखिएगा सेंट्रल अमेरिका के लिए नदर्न बाउंड्री मेक्सिको है। अब आपको यहाँ पे देख रहा होगा बेलीज, बेलीज इज द कंट्री जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे याद रखिएगा। देन ग्वातेमाला इज अनदर कंट्री, ग्वातेमाला इज अनदर कंट्री। ग्वातेमाला की ही सिविलाइजेशन थी, मैंने आपको बताया था कि एक ये माया सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन वॉज अ पार्ट ऑफ योर ग्वातेमाला ओनली। और यहीं पे एक्चुअली सेंट्रल अमेरिकन 2-3 सिविलाइजेशन थी, जैसे कि माया सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन, ये सारी यहीं के पार्ट है ना। और इनमें से कई को स्पेनिश उसने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। किसने? स्पेन ने। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया था थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल, स्पेन एंड पोर्चुगल के बीच में ट्रीटी हुई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलस। ओके, याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलस, ये ट्रीटी थी। इसमें उन्होंने क्या किया था, जो न्यू अमेरिका ये इधर वाली कंट्रीज थी इनको डिवाइड कर दिया था। डिवाइड कैसे किया था? एक लाइन बनाई थी जिसको बोलते हैं पापाल लाइन, PAPAL, पेपाल लाइन बनाई थी। और उसमें बोला था कि जो पेपाल लाइन के वेस्ट वाली कंट्रीज हैं वहां स्पेन जाएगा, और जो इधर वाली कंट्रीज है ईस्ट वाली उसमें पोर्चुगल जाएगा। इसीलिए इंडिया की तरफ स्पेन नहीं आया, इंडिया की तरफ पोर्चुगल आया था, ये इसका रीजन है। पेपाल लाइन या ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलस, याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलस, याद रखिएगा। दिस इज अनदर थिंग जिसने कि डिवाइड किया था। तो ये इधर पे काफी माया, इनका और एस्टेक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने में स्पेनिश का बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ ग्वातेमाला है, बेलीज है, एल सल्वाडोर है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। हॉन्डुरस है, देयर इज अ हॉन्डुरस कंट्री जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल अमेरिका ओनली। देन निकारागुआ, निकारागुआ है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। इन कंट्रीज को याद रखना, यही सारे सेंट्रल अमेरिका के पार्ट हैं, ग्वातेमाला, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ। यहाँ पे आपको लेक मैनागुआ भी दिख रहा होगा, लेक मैनागुआ इज देयर, है ना, लेक मैनागुआ। और यहाँ पे लेक निकारागुआ भी है। तो लेक मैनागुआ ऊपर है, फिर नीचे लेक निकारागुआ है, एंड यहाँ पे फिर कोस्टा रिका। देन अगेन यहाँ पे कोस्टा रिका है, सैन होजे वहाँ पे उसकी कैपिटल है, कोस्टा रिका है। देन पनामा इज देयर, पनामा की कैपिटल तो पनामा ही है, एंड पनामा कैनाल है। इसको इस पार्ट को जो कनेक्टिंग पार्ट, जैसे अगर आपने देखा हो ये एक तरीके से, इस तरीके से अगर हम मैप देखें, है ना, ये अगर आपका साउथ अमेरिका वाला मैप है तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है आपका इस्थमस ऑफ पनामा। इट इज नोन एज इस्थमस ऑफ पनामा। एक बार मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि इस्थमक, पाक, गल्फ, बे, इन सब में क्या डिफरेंसेस है, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको कि कौन सा लैंड का पीस है, कौन सा वाटर बॉडी है जो कि कनेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आगे आप आई होप कि इनको पढ़ के रखिएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट हो गया पनामा। एंड लास्ट जो बाउंड्री है, मैंने आपको ऊपर अभी भी बोला था कि लास्ट जो बाउंड्री आती है सेंट्रल अमेरिका की वो कोलंबिया है। तो मैक्सिको से लेकर के कोलंबिया के बीच का जो पार्ट है बेसिकली वो आपका सेंट्रल अमेरिका के अंदर आता है, इसको याद रखिएगा। मैक्सिको से लेकर के कोलंबिया वाला जो पार्ट है वो आपका सेंट्रल अमेरिका में आता है। सो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस मैप, आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ न्यूज आइटम्स देखते हैं जो पीआईबी वाला पार्ट है या जो इंपॉर्टेंट पार्ट था बट हिंदू में नहीं आया है। जैसे पीएम आपके नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड कोइलवार ब्रिज ओवर सोन रिवर इन बिहार। तो बिहार वाले पार्ट में सोन रिवर में एक नया ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है बाय द नेशनल हाईवेज मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर। उसका नाम है कोइलवार ब्रिज, याद रखिएगा कोइलवार ब्रिज। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोइलवार ब्रिज कौन सी रिवर पे है, तो ये सोन रिवर पे बनाया गया ब्रिज है, इसको इनॉग्रेट किया गया, इसको याद रखिएगा। देन ह्यूमन राइट्स डे कब था? ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को था। 10 दिसंबर वॉज द ह्यूमन राइट्स डे। इंडियन पोस्ट ने कम्मेमोरेटिव स्पेशल पोस्ट रिलीज किया था, याद रखिएगा। देन स्वयं पूर्ण गोयम, ये इंपॉर्टेंट है कि स्कीम स्वयं पूर्ण गोयम। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस स्वयं पूर्ण गोयम, तो इट इज अ फार्म सेक्टर इंटरवेंशन बाय नाबार्ड इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो गोवा वाले रीजन में नाबार्ड ने क्या किया, लो कॉस्ट पॉली हाउसेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। लो कॉस्ट पॉली हाउस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है बाय नाबार्ड इन द रीजन ऑफ गोवा, जिसका नाम है इट्स अ फार्म सेक्टर इंटरवेंशन बाय नाबार्ड। पोली हाउस बनाने का काम है बाय नाबार्ड एंड इन द गोवा रीजन। इसको स्वयं पूर्ण गोयम कहते हैं। दिस इज अ यूनिक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट दैट हैज हेल्प्ड टू अट्रैक्ट यूथ टू एग्रीकल्चर एंड हैज प्रोवाइडेड देम विद लाइवलीहुड ऑप्शंस। ठीक है ना।
तो स्वयं पूर्ण गोयम का कंसेप्ट जो है बेसिकली इट इज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द यूथ टू द एग्रीकल्चर एंड टू प्रोवाइड देम विद द लाइवलीहुड ऑप्शंस। याद रखिएगा स्वयं पूर्ण गोयम एंड इट्स अ नाबार्ड इंटरवेंशन इन द गोवा रीजन, पॉली हाउसेस बनाने का, ठीक है ना। अब एक नया इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रायल प्रोजेक्ट। याद रखिएगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रायल प्रोजेक्ट, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज। एंड ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो इसके वर्कफोर्स है, रेलवेज की जो वर्कफोर्स है, उसको प्रियोरिटी और उसकी वेलबींग को प्रियोरिटी देने का काम बेसिकली ये करेगा। HMIS, इसको क्या बोलते हैं? HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवेज द्वारा। और इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर के कौन कर रहा है? रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो क्लियरेंस of hospital administration activities such as clinical diagnostics, pharmacy, examination, industrial health, etc. The primary objective is क्या है? To effectively manage all the health facilities and its resources. हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो सारी फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज को मैनेज करना, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ हॉस्पिटल्स अक्रॉस द एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल, इम्पार्ट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू इट्स बेनिफिशियरीज, इंप्रूव द पेशेंट टर्नआउट टाइम, जनरेट एंड मेंटेन EMR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स को जनरेट करना, उनको मेंटेन करना इलेक्ट्रॉनिकली। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, जिसको इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन के साथ, रेलटेल कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। यूएन स्कैप न्यूज में था UNESCAP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो एशिया एंड द पैसिफिक रीजन के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन है। बना था ये 1947 में, हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक में है एंड 53 मेंबर हैं इसके एंड 9 एसोसिएट मेंबर्स आर देयर। ये टर्की से लेकर के जो पैसिफिक आइलैंड तक की कंट्रीज हैं उनको कवर करता है एंड इट वर्क्स टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट, ताकि जो आपका एशिया एंड द पैसिफिक रीजन है वहां का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। तो याद रखिएगा एशिया एंड द पैसिफिक रीजन के लिए है, 1947 में बना था, हेडक्वार्टर इसका बैंकॉक थाईलैंड में है और ये काम करता है इन ऑर्डर टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल, है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। ओके, तो देखते हैं, आप मेरे साथ मूव करते रहिए आगे, है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है महाशारद टू बी लॉन्च्ड टुडे। महाशारद क्या है? द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो लॉन्च करेगा महाशारद, which is a digital platform that will provide for free the tools required by differently abled people। याद रखिएगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है महाशारद, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को प्रोवाइड करेगा क्या? उनके टूल्स जो भी रिक्वायर्ड है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें दिव्यांगजन जो हैं वो जा करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या उनको टूल्स चाहिए। सो बेसिकली इट्स mahasharad.in इज द वेबसाइट नेम एंड एक मोबाइल ऐप रहेगा जिसके थ्रू, जो कि मार्च 2021 तक अवेलेबल हो जाएगा एंड सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। दिव्यांगजन चाहें तो महाशारद में जा करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या टूल्स उनको चाहिए। देखो लिखा हुआ है, डिफरेंटली एबल्ड पीपल कैन लिस्ट द टूल्स दे रिक्वायर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द एड विल बी प्रोवाइडेड टू दोज हु रजिस्टर ऑन द पोर्टल विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। तो एड उनको प्रोवाइड की जाएगी जो वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ अपने वो की करें। Now the mobile application of Dr. Baba Saheb Ambedkar Research and Training Institute e-Bharti will also be launched to mark the मिस्टर पवार्स बर्थडे। तो यहाँ पे ये शरद पवार के बर्थडे पर ये सब चीज़ें की जा रही हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट e-Bharti जो एक ऐप है वो भी लॉन्च किया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल यू। डिलिमिटेशन शुड बी बेस्ड ऑन द 2031 सेंसस। अब यहाँ पे एक पेपर रिलीज किया गया है बाय द प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन, है ना, प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन जो नेक्स्ट होना चाहिए दैट शुड बी अ 2 स्टेप प्रोसेस।
डीलिमिटेशन में क्या होता है एक्चुअली, देखो क्या होता है, जो कंट्री है उसको अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कितना क्या है उसके बेसिस भी। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन का काम है। तो पहले प्रेसिडेंट जो रहता है वो एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करता है, ठीक है ना, डीलिमिटेशन कमीशन इज सेटअप एंड फिर वो डिसाइड करता है। तो यही इस पेपर में कहा गया कि देखो 2026 तक तो ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, 2026 तक कोई चेंज किया नहीं जा सकता। 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा वो कौन सा होगा, वो 2031 का सेंसस होगा। तो वही चीज यहां पे लिखी गई कि जो डीलिमिटेशन होना चाहिए द नेक्स्ट दैट शुड बी बेस्ड ऑन द 2031 सेंसस, है ना। उसके बाद जो दूसरा चीज ये प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन ने कही वो क्या है, कही कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास करना चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या करेगा, स्टेट्स को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करने का काम करेगा। नाउ 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 का, 2002 का 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट that has put a freeze on the delimitation of Lok Sabha and State Assembly constituencies still the first census after 2026। देखो मैंने बताया ना जो चीज, तो वो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 का, जिसमें फ्रीज लगा दिया गया था कि कोई डिलिमिटेशन और सीट चेंज नहीं होगी फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। तो मतलब 2026 का पहला सेंसस कब होगा, 2031 में। तो देखो 2031 के अकॉर्डिंग ये डेटा होना चाहिए, ठीक है ना। एंड द बाउंड्रीज, जो करंट बाउंड्रीज हैं, दे वर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। तो अभी की जो करंट बाउंड्रीज हैं वो ड्रॉ की गई थी बाय यूजिंग द 2001 सेंसस। लेकिन जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स एंड स्टेट असेंबली सीट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। तो ये भी याद रखेगा, जो नंबर ऑफ सीट्स है दे आर बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस, लेकिन जो करंट बाउंड्रीज हैं दे आर एज पर द 2001 सेंसस। तो ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अब 2031 में जाकर के कहना चाहिए प्रॉपर डिलिमिटेशन होगा, प्रॉपर सीट्स का अरेंजमेंट किया जाएगा। सो दैट इज द थिंग, ठीक है ना। एंड यहाँ पे दूसरा उन्होंने बोला कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनानी चाहिए, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है बड़े स्टेट्स को छोटे स्टेट्स में डिवाइड करने का काम और सजेशन देगी। आगे मूव करते हैं। आज एडिटोरियल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एडिटोरियल्स में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एडिटोरियल्स आज के अच्छे हैं। आप अगर पढ़ के देखें, अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। नॉट ऑल इंडियन ड्रॉट्स आर कॉज्ड बाय एल नीनो। अब आप सबको पता होगा एल नीनो और ला नीना, तो ला लीना होगा और एक एल नीनो होता है। तो एक ला नीना जो होता है वो हमको हेल्प करता है, और एल नीनो जो होता है वो मानसून को कम करने का काम करता है, ठीक है ना। वो मानसून को कम करने का काम करता है एल नीनो, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि नॉट ऑल द ड्रॉट्स। अब कई बार क्या होता है कि इंडिया में अगर कम बारिश हो रही है, कम मानसून आ रहा है, तो उसको कहा जाता है कि एल नीनो के कारण है, एल नीनो के कारण इस बार कम बारिश हुई, एल नीनो के कारण कम बारिश हुई, है ना। तो यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि हर बार एल नीनो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, डिफरेंट थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जैसे कि यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है, रॉसबी वेव्स का कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है ना। रॉसबी वेव्स का कंसेप्ट दिया गया है। थोड़ा सा मैं रॉसबी वेव्स के बारे में आपको सिंपल टर्म्स बताता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि हिंदू को खुद नहीं समझ में आता कि रॉसबी वेव्स क्या है, तो उनको नहीं समझ में आएगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स बना करके पेश करेंगे। सिंपल सा चीज बताता हूँ मैं। देखो जेट स्ट्रीम जो पास होती है, जेट स्ट्रीम आप सबको पता होना चाहिए, जेट स्ट्रीम है ना, अपर ट्रोपोस्फेरिक में जेट स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं जो कि मानसून को काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो जेट स्ट्रीम जब पास होते हैं तो वो दो तरीके से पास हो सकते हैं। एक तो वो स्ट्रेट लाइन में पास हो सकते हैं, दूसरा वो इस तरीके से मिएंडर करते हुए पास हो सकते हैं, जहाँ पे लो हाई लो हाई लो हाई इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो जेट स्ट्रीम्स में अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है, इफ देर इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मोर, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज ज्यादा है तो वो नियरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। बट इफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज लेस, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होता तो दे स्टार्ट मिएंडरिंग देयर, ओके, वो स्टार्ट कर देते हैं मिएंडरिंग। दूसरा रीजन इसमें कोरियोलिस फोर्स भी लगता रहता है ना। तो कोरियोलिस लग रहा है, प्लस उनका अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट कम है तो दे विल स्टार्ट मिएंडरिंग। तो ये जो मिएंडरिंग जेट स्ट्रीम्स होती हैं, दीज मिएंडरिंग जेट स्ट्रीम जो कि इस तरीके से वेव्स बना रही है, दीज आर नोन एज द रॉसबी वेव्स। याद रखिएगा, सिंपल टर्म्स मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन। जब टेम्परेचर कंट्रास्ट मैक्सिमम रहता है, अगर टेम्परेचर कंट्रास्ट मैक्सिमम है 2 पॉइंट्स का, तो जो जेट स्ट्रीम्स हैं दे विल ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। अगर टेम्परेचर आपका कंट्रास्ट कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो दे विल स्टार्ट मिएंडरिंग। अगर ये मिएंडर कर रही हैं तो ये क्या बनाएंगी, यही मिएंडरिंग जो रहती है वो आपके रॉसबी वेव्स कहलाते हैं। तो दीज मिएंडरिंग वेव्स आर नोन एज द रॉसबी वेव्स। याद रखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है द मिएंडरिंग जेट स्ट्रीम्स आर कॉल्ड रॉसबी वेव्स एंड रॉसबी वेव्स आर नेचुरल फिनोमेना इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि कोरियोलिस मैंने बताया, कोरियोलिस लग रहा है, कोरियोलिस इफेक्ट लग रहा है,
टेम्परेचर कंट्रास्ट कम है, मैंने बताया ना टेम्परेचर कंट्रास्ट कम है तभी मेंडर करेगी। एंड स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम जो होती है वो लो रहती है, कोरियोलिस फोर्स वीक रहता है। याद रखिएगा कोरियोलिस फोर्स वीक रहता है। क्या क्या कंडीशन है रॉसबी वेव्स की? कोरियोलिस फोर्स वीक रहेगा, टेम्परेचर कंट्रास्ट कम रहेगा, स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम लो रहेगी। ये तीन कंडीशन है जब वो मियंडर करना शुरू करेगी, और मियंडरिंग जेट स्ट्रीम्स आर नोन एज द रॉसबी वेव्स। तो सिंपल टर्म से बताया मियंडरिंग जेट स्ट्रीम्स आर नोन एज द रॉसबी वेव्स। तो याद रखिएगा दिस इज द रीजन। और दूसरा रीजन ऑथर ने बोला कि आपका जो ये रॉसबी वेव्स हैं और आपका जो इंडियन ओशियन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। एंड वो एक रीजन है जो कि मानसून को इफेक्ट करता है, वहां पे बारिश को इफेक्ट करता है। तो ये चीजें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशंस। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इंडिया इज द ओनली मेजर G20 कंट्री दैट इज ऑन द राइट ट्रैक टू कीप इट्स नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स ऑन द इन लाइन। मतलब क्या हुआ था देखो, जब 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया और 2016 में वो फोर्स में आ गया, तो कंट्रीज को बोला गया कि आप अपने अपने INDC बताइए, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बताइए कि आप वॉलंटरली क्या क्या करोगे। तो इंडिया ने उसमें बहुत सारी चीजें प्लेज की थी, जैसे उन्होंने कहा था कि दे विल रिड्यूस द एमिशंस बाय 33 to 35% बाय 2030। 2030 तक वो 33 से 35% के बीच में रिडक्शन को कम कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 21% रिडक्शन इन 2020 ओनली। 2020 तक में ही 21% का रिडक्शन उन्होंने अचीव कर लिया है, 33 से 35% वो कर लेंगे। अभी क्या होने वाला है? अभी होने वाला है इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशन समिट होने वाला है। इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशन समिट, लिख लो इसको, इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशन समिट होगा, जिसको यूनाइटेड नेशंस अलॉन्ग विद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस इन पार्टनरशिप विद चिली एंड इटली, ये लोग मिलकर के होस्ट करने वाले हैं। होस्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन द यूनाइटेड किंगडम, द फ्रांस एंड इन पार्टनरशिप विद चिली एंड इटली, दे आर गोइंग टू होस्ट दिस। इट विल बी मार्किंग द 5th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो 5वां साल है, 5 साल में रिव्यू का बात बोला गया था, अगर आपको याद हो तो, कि हर 5 साल में रिव्यू भी किया जाएगा। तो वही चीज है, रिव्यू होगा बेसिकली INDCs का, कि कितना INDC आपने अचीव किया है। अब हमने एनडीसी में बोला था कि वी विल इंप्रूव द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ द GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 ओवर द 2005 लेवल्स। देन वी आल्सो सेड दैट वी विल इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40% बाय 2030। 2030 तक हमने कहा था कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है नॉन फॉसिल फ्यूल्स वाला, उसका शेयर 40% हो जाएगा। फिर हमने बोला था कि फॉरेस्ट कवर को हम इंक्रीज करेंगे टू हैव एब्जॉर्बिंग 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये INDCs कहे थे। क्या क्या कहे थे? GDP में हम एमिशन इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे बाय 33 to 35% ऑफ द 2005 लेवल्स। देन हमने कहा था रिन्यूएबल एनर्जी का नॉन फॉसिल फ्यूल का जो शेयर रहेगा वो 40% तक कर देंगे बाय 2030। एंड इनहेंस द फॉरेस्ट कवर जो रहेगा, वी विल इनहेंस टू एब्जॉर्ब 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी हैव ऑलरेडी अचीव 21% ऑफ आवर एमिशन इंटेंसिटी टारगेट। एमिशन इंटेंसिटी टारगेट का 21% हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स हमारा 37.9% हो गया है, और हमारा जो ट्री कवर है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 15,000 स्क्वायर किलोमीटर। हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी अचीव कर ली हैं। दिस इज व्हाट प्रकाश जावड़ेकर जी हैज सेड, एंड वी आर ऑलरेडी इन लाइन टू अचीव व्हाट INDCs वी हैव प्रॉमिस्ड। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। न्यू क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए एक नया इनिशिएटिव लैंसेट सिटीजन कमीशन ने स्टार्ट किया। याद रखिएगा, द लैंसेट सिटीजन्स कमीशन ऑन री इमेजिनिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम। याद रखिएगा, द लैंसेट सिटीजन्स कमीशन जो है, इट इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम फॉर री इमेजिनिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम। इंडिया के हेल्थ सिस्टम को री इमेजिन करना है। तो एक क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिससे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगले एक डिकेड में अचीव कर लेंगे। तो याद रखिएगा, अगले एक डिकेड का प्रोग्राम है, यानी कि 10 सालों का प्रोग्राम है। लैंसेट सिटीजन कमीशन ऑन री इमेजिनिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम, लैंसेट सिटीजन कमीशन है, ठीक है ना। अब एक क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं टू डेवलप अ रोड मैप टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को करना है।
मिशन क्या है? द मिशन ऑफ द कमीशन इज टू ले आउट द पाथ टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया इन द कमिंग डिकेड। अगले आने वाले 10 सालों में किस तरीके से इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कर सकते हैं ताकि रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम डेवलप हो सके, इंडिया के अंदर रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम हो सके। रेजिलियंट के साथ साथ वो इंक्लूसिव रहे, अकाउंटेबल रहे, कॉम्प्रिहेंसिव रहे, एक्सेसिबल रहे, अफोर्डेबल हेल्थ केयर रहे। तो क्या क्या इसके फीचर्स हैं? हेल्थ केयर को अकाउंटेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। तो ये सारी चीजें इसके टारगेट्स रहेंगी बेसिकली लैंसेट सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के, इसके, है ना। और एक कोलैबोरेशन में किसके साथ है? इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम जिसमें लैंसेट रहेगा, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट रहेगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहेगा। क्या क्या रहेगा? द लैंसेट रहेगा, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब मिल करके इस प्रोग्राम को करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडिया में अचीव करने के लिए। अगली जो न्यूज है वो है एन ऑलराउंडर वॉरियर हिट्स अ सेंचुरी। यहां पे कर्नल प्रतिपाल सिंह गिल की बात चल रही है। कर्नल प्रतिपाल सिंह गिल, द ओनली ऑफिसर हु हैज सर्व्ड इन ऑल द 3 सर्विसेज, दैट इज द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। Prithipal Singh Gill, he is the only officer to serve in all the 3 Army, Navy and Air Force. He has turned out of 100 years and he joined the Royal Indian Air Force in 1942. Then he served with the Royal Indian Navy during the Second World War and then he fought in 1965 war as well. तो काफ़ी बड़ी बात है। 1942 में इन्होंने सर्व किया एयरफोर्स को, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नेवी को सर्व किया एंड देन 1965 में ही फॉट इन द पाकिस्तान वॉर एज वेल। तो प्रतिपाल सिंह गिल, ही हैज़ बीन नाउ 100 years of age. दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर हिम। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आने में। इजराइल एंड मोरक्को। तो मोरक्को जो है इट हैज बिकेम द 4th अरब कंट्री, मोरक्को हैज बिकेम द 4th अरब कंट्री टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशन और अ फ्रेंडली रिलेशन पैक्ट विद इजराइल नाउ। तो फ्रेंडली ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप कर लिया है मोरक्को ने विद द इजराइलीज एंड विद दिस इजराइल हैज बिकेम द 4th कंट्री। इजराइल जो है वो 4थी कंट्री बन गई है टू हैव फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशन। जैसे कि और कौन कौन सी कंट्री, और कंट्री जैसे इजिप्ट है कंट्री, देन आपकी जॉर्डन है, देन आपकी यूएई है, देन आपका यहाँ पे मोरक्को आ गया है ना। तो ये आपको कंट्रीज जरूर याद रखनी है। दीज आर द कंट्रीज विद विच इंडिया हैज सेटअप द रिलेशन, नॉट इंडिया, विद विच इजराइल हैज सेटअप, एंड अरब कंट्रीज हैं जो कि कोलैबोरेट कर रही हैं ना। तो इससे एक जो इशू आता है वो कौन सा आता है? जो पैलेस्टीन का इशू है, जो पैलेस्टीन का कॉज है वो घटता जा रहा है ना। पैलेस्टीन के लिए कॉज जो है वो घटता जा रहा है क्योंकि ये सब कंट्रीज जो है इनका वो करने लगी। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द मोरक्कोन इजरायली टाइज स्टेम्ड इन पार्ट फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ ज्यूज इन मोरक्को बिफोर द बर्थ ऑफ इजराइल 1948। मोरक्को में पहले भी लार्ज नंबर ऑफ इजराइलीज थे। 1948 में इजराइल के बनने के पहले भी बहुत सारे वहाँ पे ज्यूश पॉपुलेशन थी। एंड मोरक्को को इंडिपेंडेंस मिली 1956 में। याद रखिएगा, मोरक्को को इंडिपेंडेंस फ्रांस से मिली 1956 में। तो एक ये भी फैक्ट है कि मोरक्को जो था वो फ्रांस के कंट्रोल में था, 1956 में आज़ाद हुआ। ये भी आप याद रख सकते हैं। आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके साथ इजराइल के पीसफुल रिलेशंस हो गए हैं। अफगान, कौन कौन सी ऐसी अरब कंट्रीज हैं जिनके साथ उनके पीसफुल रिलेशंस हो गए हैं। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनके सिंह कॉल्स फॉर अ फ्रेश लुक एट द 7th शेड्यूल। अब एनके सिंह जो हैं, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि 7th शेड्यूल में आपको दोबारा देखना चाहिए और आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए उस वैक्यूम को भरने के लिए जो कि प्लानिंग कमीशन को हटाने के बाद क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के हटने के बाद जो वैक्यूम बन गया उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म की बात एनके सिंह कर रहे हैं। 15th फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन आपको बताना चाहिए कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन जो कि ये डिसाइड करता है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा, जो फंड है सेंटर का उसके प्रोसीड्स किस तरीके से डिवाइड होंगे बिटवीन द स्टेट्स एंड ऑल। ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकल 282 भी न्यूज़ में था, इसी न्यूज़ में। तो आर्टिकल 282 याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट। मतलब कि यूनियन अगर स्टेट अगर चाहे तो दे मे मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पज नॉट स्टैंडिंग दैट द पर्पज इज नॉट वन विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट और लेजिस्लेट ऑफ द स्टेट एज द केस में बी मे मेक लॉ। तो यहाँ पर याद रखिएगा यूनियन और स्टेट अगर चाहे तो दे मे मेक एनी ग्रांट
for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which parliament or the legislature as may the case may make law। मतलब कि अगर आप लॉ नहीं भी बना रहे हो किसी चीज के लिए तो भी अगर आप चाहो तो पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट आप दे सकते हो। दिस आर्टिकल 282 जो कि इस न्यूज आइटम में था, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। Avoid getting caught. Report shows how Carlsberg, Sab Miller and UB fixed beer prices। तो यहाँ पे 3-4 नाम है ब्रांड्स के, जैसे कि सैब मिलर हो गया, UB यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज हो गया, और आपका कार्ल्सबर्ग हो गया। नाउ दीज आर द ब्रांड्स ऑफ बियर। और ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इन्होंने कॉल्यूजन किया था, एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन हुए थे बाय द CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी ये रिसर्च की और उस पर पता लगाया कि इन्होंने मिल करके बियर के प्राइसेस जो थे उनको बढ़ाया था, ठीक है ना। तो CCI का इन्वेस्टिगेशन हुआ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का, और उसमें ये रिपोर्ट निकल के आई है कि ये जो 3 ब्रांड्स है कार्ल्सबर्ग, सैब मिलर एंड UB यूनाइटेड ब्रूवरीज, इन्होंने काफी ज्यादा कॉल्यूजन करके बियर के रेट को इंडिया में इंक्रीज करके रखा था। सो दैट इज व्हाई दे आर इन न्यूज। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।